कल से लेकर आपका अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ। और मेन बात, राइट्स ऑफ द क्लेम मैंने बोला, क्लेम ऑफ एन इंडिविजुअल ओवर द अनदर इंडिविजुअल, तो जिसको क्लेम करना है पार्ट 2 के अंदर उसके बारे में डिस्कस है। आर्टिकल 5 to 11 क्लेम करना है सिटीजन को, ठीक है। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। उसके अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट क्लेम करना है, किससे क्लेम करना है, स्टेट से। स्टेट की डेफिनेशन है आर्टिकल 12 में। किसमें है? आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 के बाद आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 में ये बताता है कि फंडामेंटल राइट कितना पावरफुल है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में समझो, फंडामेंटल राइट कितना पावरफुल है कि जिससे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में ये बोलता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट की जो विधानसभा है, उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी जो भी गवर्नमेंट की बात को मानता है, जिससे गवर्नमेंट की फंडिंग होती है, वो सारे जो हैं, यहाँ तक कि एमसी मेहता में ये भी कह दिया कि अगर एनजीओ भी गवर्नमेंट की फंडिंग से चल रहा है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है और गवर्नमेंट की मशीनरी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से चल रहा है, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट के अंदर आएगा और उसको स्टेट माना जाएगा, उससे आप फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकते हो। आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 वैलिडिटी ऑफ लॉ की बात करता है। वैलिडिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि आर्टिकल 13 के अंदर क्लॉज 1 ये बात करता है कि कोई भी लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो, चाहे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो, अगर वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, यानी वो टकराएगा तो वहां पे वो इनवैलिड हो जाएगा। उसमें भी 3 डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स यानी दब जाएगा, पीछे हो जाएगा। सेवरेबिलिटी, अगर अलग हो सकता है एक पार्ट और दूसरा पार्ट, एक पार्ट टकरा रहा है वो इनवैलिड हो जाएगा, जो दूसरा पार्ट नहीं टकरा रहा वो इनवैलिड नहीं होगा। उसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर, अगर टकराता है और कोई बात नहीं मानता है, ना इक्लिप्स होता है और ना ही सेवरेबिलिटी है, तो फिर वो खत्म हो जाएगा। ये क्लॉज 1 के अंदर है, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। क्लॉज 2 के अंदर अब गवर्नमेंट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी, या मतलब स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट से टकराए, ठीक। आर्टिकल 3 के उसके बाद क्लॉज 3 आर्टिकल 13 का, जिसमें लॉ को डिफाइन किया गया है। लॉ को डिफाइन क्या किया गया है? एनी लॉ, ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेज, ये सब लॉ की कैटेगरी में आते हैं और ये टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। अगर कोई भी लॉ इनफोर्स है भी, जो उसका क्या है आर्टिकल 13 का क्लॉज, तो आर्टिकल 13 का थर्ड क्लॉज का बी जो सब क्लॉज है, वो क्या बोलता है कि लॉ इनफोर्स इन इंडिया, जो भी लॉ इनफोर्स है इंडिया में, वो टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। आप लोग स्लाइड खोल सकते हो, आप लोग देख सकते हो मेरी स्लाइड, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, आपको तो जरूरत है, मेरे दिमाग में लिखा हुआ है लेकिन आपके नहीं। तो देखिए, तो आर्टिकल 13 क्लॉज ये हो गया। उसके बाद में क्या हो गया कि 4 क्लॉज ऐड नहीं था इसमें। शंकरी प्रसाद केस आता है जिसमें ये बोला जाता है कि क्या आर्टिकल 368 टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, स्पेशल लॉ है, यानी वो बोलता है नहीं ये स्पेशल लॉ है, टकराएगा तो चूर चूर नहीं होगा। लेकिन उसके बाद कौन सा केस आता है? गोलकनाथ केस। उसमें क्या बोलता है कि टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, आर्टिकल 368 भी, मतलब उससे ऊपर नहीं है। उसके बाद में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में करते हैं, क्लॉज 4 ऐड करते हैं, आर्टिकल 368 को बोलते हैं कि ये बाहर है, स्पेशल लॉ है, लेकिन ये 13 के अंदर लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता है। लेकिन केशवानंदा भारती में उसको अपलेड किया जाता है और ओवररूल कर देते हैं किसको? गोलकनाथ को। और क्या बोलते हैं कि 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंदा भारती आज तक का सबसे बड़ा बेंच जो बैठा, और 13 जजेस का बेंच बैठा, जिसने डिसाइड किया कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी चेंज। आर्टिकल 13 क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आती है, आर्टिकल 13 आ गया आपको। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ के 3 कंपोनेंट आपको याद होंगे। नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश रूल से आया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकन रूल है, नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वो नेगेटिव है। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है? इक्वल सब्जुगेशन ऑफ ऑल द पर्सन इन द इक्वल फॉर द इक्वल लॉ, समझ लो। तो उसमें 3 कंपोनेंट उसके भी है। फिर रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसन है, ब्रिटिश जूरिस्ट है, इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए, जिसमें से थर्ड जो है इंडिविजुअल राइट वाला, वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन अलाउड है। उसके अलावा हमारे कई एक्सेप्शन भी है, जैसे एमपी, एमएलए वगैरह, गवर्नर, प्रेसिडेंट वगैरह, यूएन वगैरह के जो डिप्लोमेट्स हैं, वो सब जो है क्या है, वो सब एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 के, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 में ये बात है कि भाई नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी को दबाया नहीं जाएगा। किस चीज में नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, आगे बात बता दी किस पे नहीं किया जाएगा। किसी को पब्लिक प्लेस पे, वेल पे, बाथ पे, रेस्टोरेंट पे, इनमें सब में किसी तरह से रोका नहीं जाएगा जाने से, ठीक है। उसके अलावा इसमें आर्टिकल थर्ड क्लॉज जो है, सेकंड क्लॉज में तो क्लियर किया, थर्ड क्लॉज जो है वो 15 का, उसमें कर दिया कि वीमेन और चिल्ड्रन को के लिए आप स्पेशल अगर लॉ बनाते हैं तो वो बना सकते हैं, उसको आर्टिकल 15 का वायलेशन
डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। फोर्थ क्लॉज के अंदर ये बता दिया कि SC STs को भी आप रिजर्वेशन मतलब स्पेशल लॉ बना सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आर्टिकल 15 के अंदर, हाँ 5 के अंदर ये बात की गई कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन भी दिया जाएगा, और अगर बैकवर्ड क्लासेस को तो इसके लिए इसको भी मतलब वायलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 15 का। ये बाकी इसमें दो बातें हैं, एक आर्टिकल 19 और 29 जब पढ़ेंगे फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल 16 के अंदर या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको रिजर्वेशन देने की बात मतलब मेनली वो है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। इसमें दो नए वर्ड ऐड किए गए थे, डिसेंट भी मतलब ऐड मतलब दो एक्स्ट्रा वर्ड है, एक डिसेंट और एक रेजिडेंस। बाकी सब वही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। डिसेंट एंड रेजिडेंस भी उसमें वर्ड है, और उसमें यह कहा गया है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिया जाएगा। फिर उसमें रिजर्वेशन की बात कर दी गई है, तो उसमें बोला गया है कि ये रिजर्वेशन क्लॉज 4 के अंदर रिजर्वेशन की बात कर दी गई है। तो बोला है कि रिजर्वेशन जब आप कर रहे हो तो क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है। तो बोला है क्या NM थॉमस में कि नहीं सर, रिजर्वेशन देना इक्वालिटी लाने का एक तरीका है। और उसके बाद में फिर उसके बाद में फिर क्या हुआ कि प्रमोशन भी रिजर्वेशन दे सकते हैं, तो उसमें भी रिजर्वेशन SC ST को दिया जाएगा। ओबीसी के लिए जो है वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर VP सिंह गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करवा दिया और 27% कोटा दे दिया, ठीक है। लेकिन उसमें क्रीमी लेयर को कोटा मिलेगा, ये रामनंदन कमेटी के बेसिस पर डिसाइड किया गया। वो नेशनल कमीशन फॉर BC बनाया गया, जिसको फिर 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 338 OB, ठीक है। तो उससे पहले जो है आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर ST की बात करता है और आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC की बात करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर इनको इसमें धीरे धीरे फिर अमेंड किया गया, और तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 16 17 ये हो गया। उसके बाद में 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात की गई। अच्छा, मैंने केसेस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, तो वो लोग बालाजी वगैरह वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में ये बोला कि जब सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955 लाया गया, तो बोला गया कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस नहीं की जाएगी। अगर प्रैक्टिस कर दी गई तो ये नॉन कंपाउंडेबल है ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब कॉम्प्रोमाइज अलाउड नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। मद्रास ने बताया मतलब ऐसे तो अनटचेबिलिटी कहीं डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कोर्ट ऑफ मद्रास ने, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने ये कहा कि अनटचेबिलिटी जो है किसी के बर्थ के बेसिस पर अगर आपने उसको डिसेबल किया तो वो अनटचेबिलिटी मानी जाएगी। और कोई अगर MP MLA अगर इस तरह की प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसकी सीट भी चली जाएगी, ठीक है, ओके। और अगर समझ में आ गई बात। उसके बाद में एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात है। एबोलिशन ऑफ टाइटल में मतलब आप महाराज अधिराज ये सब नहीं करेंगे, अब टाइटल नहीं लेंगे, बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के आप कोई बाहरी टाइटल, फॉरेन टाइटल भी नहीं लेंगे, होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल इक्वालिटी के राइट है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। 19 आर्टिकल क्या कहता है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, ठीक है। ये सारा है, ये सारा कुछ आपको मिलता है। इसके अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 1F जो है वो डिलीट कर दिया गया है। वो कब डिलीट किया गया है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको डिलीट किया गया है, हटाया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको डाल दिया गया है 300A में, ठीक है। 300A कहाँ पे है, पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट टू प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। और उसके अलावा प्रॉपर्टी वाला जो है कॉन्सेप्ट ये हटा दिया गया। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आया है, 300A में, और आर्टिकल 19 से हटा दिया गया। लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पे भी लगाया जा सकता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जाएगा, अगर किसी का पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, देश की डिग्निटी को खतरा है, तो आप उस तरह का मूवमेंट करने से या रेजिडेंस पे रहने से या आपका प्रोफेशन करने से रोका जा सकता है। या आप किसी के खिलाफ गलत स्टेटमेंट वगैरह दे रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो भी आपको रोका जा सकता है। तो आर्टिकल 19 का यहाँ पे आपके वायलेशन हो रहा है, क्लियर है। उसके बाद में फिर आपका आर्टिकल 19 को प्रोटेक्ट करता है, किसको, फ्रीडम को, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस। 20 एक्सपोज फैक्टोल और डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको आज जो कानून है उसके हिसाब से आपको क्या नाम है सजा देनी है, कानून बदल के सजा नहीं दे सकते, अपने खिलाफ किसी को गवाही देने पर मजबूर नहीं कर सकते, और एक ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दे सकते, डबल जियोपार्डी, और अपने खिलाफ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो इंक्रिमिनेशन, मतलब अपने खिलाफ किसी को गवाही देने के लिए कोई किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रेन मैपिंग वगैरह अलाउड है, ठीक है। सल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में अब ब्रेन मैपिंग वगैरह, DNA ब्रेन मैपिंग वगैरह अलाउ किया जाता है, लेकिन एज एविडेंटरी वैल्यू उसकी नहीं होती है, ठीक है।
ब्रेन मैपिंग वगैरह अलाउड है, लाइट डिटेक्टर अलाउड है, लेकिन एविडेंस के तौर पे उसको नहीं देखा जाएगा और उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, एविडेंस के तौर पे किसको, जो फिंगरप्रिंट होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसको सबको ब्लड लेना, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ओके, तो कुल मिलाकर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक जो है उसके अंदर आपका गोपालन केस, एक गोपालन केस नैरोवर इंटरप्रिटेशन और ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन मेनका गांधी केस में किया गया। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर राइट टू एजुकेशन उन्नी कृष्णन एंड मोहिनी जैन केसेस में डिस्कस किया गया है। उसके अलावा पुत्ता स्वामी केस में राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल राइट कहा गया है आर्टिकल 21, और इसको इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21A जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर ऐड किया गया, और इसके अंदर जो है क्या डाला गया, इसमें सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया 45 का आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया गया, और आर्टिकल 51A के अंदर के क्लॉज सब क्लॉज क्या ऐड किया गया, ड्यूटी दी गई कि आप जो है क्या करेंगे, 6 से लेकर 14 साल को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलवाएंगे। इसके फर्दरेंस में गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर पास किया, और उसमें इस प्राइवेट स्कूलों में भी राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने तक की बात की गई, ठीक है ना, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात की गई। आर्टिकल 22 किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाने के लिए दो तरह से डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव। प्यूनिटिव सजा मिलने के बाद, प्रिवेंटिव पहले, तो सजा ट्रायल से पहले। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को अगर आपने अरेस्ट किया तो उसको ग्राउंड बताओगे, उसके पसंद का जो है उसके फैमिली फ्रेंड वगैरह को ग्राउंड बताओगे कि किस वजह से आप अरेस्ट कर रहे हो और कहाँ पे लेके जा रहे हो। अगर वो नहीं है, फैमिली फ्रेंड कोई नहीं है, तो किसी रेपुटेड पर्सन को एरिया के बताओगे कि यहाँ लेके जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को के सामने पेश करोगे, मेडिकल एग्जामिनेशन कराओगे, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे, एक्सेप्ट द ट्रेवल टाइम, ठीक है। इसको कनेक्ट करेंगे हम चैप्टर 5 ऑफ सीआरपीसी से, सेक्शन 41 से लेकर 60A तक में हम कनेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और चैप्टर 5 के अंदर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जिस बंदे को अरेस्ट किया गया उसके राइट्स वगैरह की, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, उसके सारे बात है सीआरपीसी के अंदर। ओके, लेकिन इसमें 22 के अंदर जो है ये पावर आपको, ये बात दी गई है कि आप मेडिकल उसको पेश करोगे, 3 महीने से ज्यादा किसी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर 3 महीने से ज्यादा अरेस्ट करना है तो एक कमेटी बनाई जाएगी और वो एग्जामिन करेगी कि क्या ये केस फिट है कि इसको 3 महीने से ज्यादा किसी को डिटेन किया जाए, प्रिवेंटिव डिटेंशन तो दिया जाएगा, और अदरवाइज प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना कमेटी के नहीं दिया जाएगा। और आपको जो है मजिस्ट्रेट को देखेगा, एग्जामिन करेगा कि कहीं आपको मारा पीटा तो नहीं गया है, और ध्यान रखिएगा पुलिस की गवाही और वकील की गवाही काम नहीं आती है। पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती, वकील की गवाही नहीं मानी जाती, तो यहाँ पे आप जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो कहेंगे वही माना जाएगा। मजिस्ट्रेट आपको पीसी भी दे सकता है, पुलिस कस्टडी कुछ दिन की, और नहीं तो जीसी देगा जो कि जुडिशियल कस्टडी होता है, जिसमें मजिस्ट्रेट खुद कस्टडी में रखता है। फिर आपको बेल पर बेल बॉन्ड भर के, बेल कुछ देकर, कुछ जमानत देकर आपको रिहा कर दिया जाता है। ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन की पूरी कानून है, आर्टिकल 22 के तहत तक मैंने बता दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगर इतना आपको याद है तो समझ लीजिए आपको फंडामेंटल राइट काफी हद तक पता है। उसके बाद 23 से लेकर आगे हम कल इंशाल्लाह बात